हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स मैं आपको इसमें कराऊंगी 25 जनवरी 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स ये मानिए जो 25 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था वही पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है मैं उसको आपको करा रही हूँ। सीडीपी का पार्ट में आपके लिए लेकर के आऊँ। सीडीपी के जो आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं 30 नंबर के आते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो आज मैं इसमें आपको 30 प्रश्न पूरे सॉल्व कराऊंगी। ओके, तो सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि जो इसमें एग्ज़ाम होता है सीटेट में वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से ही आता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है डेस स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है जो डेस स्थूल है वह किसका उदाहरण है, किस कौशल का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है भागना, सेकंड दिया है पकड़ना, थर्ड ऑप्शन दिया है आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना या फिर निचोड़ करना। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, देखिए जो भागना है, भागना स्थूल जो है वह गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। क्योंकि जो स्थूल गत्यात्मक कौशल होता है वो ऐसी गतिविधि होती है जिसमें एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों या फिर अपने पूरे शरीर के साथ कार्य करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए, स्थूल गति का मतलब ये होता है अपने पूरे बॉडी का एक्टिविटी करना, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, स्थूल गति, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दूसरा क्वेश्चन है अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया है शीर्षगामी सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन दिया है अधोगामी सिद्धांत एंड थर्ड ऑप्शन दिया है पारस्परिक संपर्क का सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है बहिष्कार का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो विकास का अधोगामी सिद्धांत है ना, प्राक्सिमोडिस्टल जो है इस विशेष दिशा का वर्णन करता है कि जो प्राक्सिमोडिस्टल जो होता है वह पैटर्न है जहाँ पर विकास जो है शरीर के केंद्र से शुरू होकर के और अपने चरम सीमा तक जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें जो ये सिद्धांत कौन सा है, ये अधोगामी का सिद्धांत है, ठीक है। अधोगामी सिद्धांत मतलब ये आपका प्राक्सिमोडिस्टल है। ओके, कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्या दे रखा है इसमें थर्ड क्वेश्चन को। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसने पूछा है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिकता संस्थाएं हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके समाजीकरण, सोशलाइजेशन की यहाँ पे बात कर रही है। तो उनके सोशलाइजेशन की जो संस्थाएं होती हैं वह उसकी प्राथमिक संस्थाएं कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया उसके आस पड़ोस और मुद्रक संचार, सेकंड ऑप्शन दिया है विद्यालय और कानून, थर्ड ऑप्शन दिया है राजनीतिक नीति और धर्म एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है परिवार और आस पड़ोस। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने परिवार और आस पड़ोस से समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्राप्त करते हैं। ओके, समाजीकरण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक बच्चा अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया करना सीख जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, परिवार से और फिर अपने आस पड़ोस से क्या करते हैं वो समाजीकरण करना सीख जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जीन पियाजे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने सभी आपको कराए हैं। जीन पियाजे का मैंने पूरा आपको पेडागोजी ही करा दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, मैंने इसका जितना भी कांटेक्ट होता है मैं सारा आपका कांटेक्ट करा दी हूँ, आप लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के अनुसार इसमें पूछा है कि बच्चे जो चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं, किस में सोच सकते हैं, संवेदी गामक अवस्था में या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो जीन पियाजे हैं ना, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे होते हैं, बच्चे औपचारिक चरण से, ठीक है, किससे, औपचारिक चरण से निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं। इन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के बीच संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन किया है और इसे विभिन्न विकास अवस्थाओं में वर्गीकृत भी किया है। तो ठीक है, तो इनकी देखिए जो अवस्थाएं होती, कौन कौन सी अवस्थाएं होती, मैंने आपको पूरा वीडियो फुल डिटेल में बना के डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर नहीं तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इनकी जो 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है जीन पियाजे जी ने। पहली अवस्था इन्होंने जो बताई थी, इन्होंने देखिए 4 अवस्था बताई हैं। पहली अवस्था जो बताई है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, जिसको संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। ओके,
सेकंड अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का, 2 साल से 6 साल तक के बच्चों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बताया है उसके बारे में। और फॉर थर्ड इन्होंने बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फ्रेंड्स इन्होंने बताया है 6 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के बारे में। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फोर्थ इनका ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें इन्होंने 11 से लेकर किशोरावस्था तक की बात बताई है। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि जो संज्ञानात्मक विकास जो उन्होंने दिया है, ये चारों अवस्थाएं उन्होंने ही दी है। और जो ये बात कर रहा है बच्चों के किस चरण में, निम्नात्मक की बात कर रहा है। जो निम्नात्मक होता है वो आपका होता है कौन सी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आप सभी को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, ताकि उन लोग भी सभी क्लास देख सकें। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 5वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए 5th क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए। ठीक है, उसको क्या किया गया, जो पारदर्शी समरूप गिलास होते हैं उसको दिखाया गया, जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। क्या थे, 2 गिलास दिखाए गए थे, दोनों क्या थे, चौड़े और छोटे थे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिससे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया, जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया विकेंद्रीकरण में कठिनाई दर्शाता है, या फिर जीववादी सोच को दर्शाता है, या फिर लाक्षणिक प्रकार्य को दर्शाता है, या फिर काल्पनिक निम्नात्मक तर्क को दर्शाता है। तो देखिए रीना जो है ये 5 वर्ष की बच्ची है। ठीक है, 5 वर्ष की जो बच्ची है उसको ये नहीं पता है कि बॉटल में अगर दूध डालेंगे तो ज़्यादा दिखाई देगा, ग्लास में डालेंगे तो कम दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है, जीन पियाजे जी जो हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे जी, इन्होंने कहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है सिद्धांत के अनुसार विकेंद्रीकरण में कठिनाइयों को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये विकेंद्रीकरण होता है उसकी कठिनाइयों को दर्शा रहा है, क्योंकि जो जीन पियाजे जी हैं इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से लेकर के 7 वर्ष तक के बच्चों की बात कही है। ठीक है, यहाँ पे जो ये रीना है 5 वर्ष की बच्ची है, तो ये किस में आ रही है, ये आपके आ रही है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ रही है, जिसमें इन्होंने 2 से लेकर 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों की बात कही है। इसमें क्या होता है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने एवं वस्तु स्थायित्व के बारे में, वस्तु स्थायित्व के गुणों का विकास तो हो जाता है उनके अंदर, लेकिन किंतु क्या होता है, उन्हें अभी भी विकेंद्रीकरण में कठिनाई होती है, जिसका पर्याप्त विकास क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के आगे में हो जाता है। ठीक है, इसमें बच्चे क्या होता है, उल्टाव पुल्टाव नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा वो करेक्ट हो जाएगा, विकेंद्रीकरण में कठिनाइयाँ। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अन्नू का तर्क है कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास को। सेकंड ऑप्शन दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को, या फिर अधिकारिता एवं समाज क्रम व्यवस्था अभिविन्यास को, या फिर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास को। तो बताइए इसमें जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं इन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने नैतिक विकास को सिद्धांत के अनुसार नैतिक विकास को 6 चरणों में बांटा है। ठीक है, जिनमें से यह उदाहरण अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास के चरण को दर्शाता है। तो ये किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, ये अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अभिविन्यास को दर्शाता है। कि जो अन्नू है उसका क्या कहना है कि वो जो केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है और क्या व्यक्तिगत रूप से गलत है। तो ठीक है, यहाँ पे जो सामाजिक की बात हो रही है तो समाज का जो आंसर है वो सामाजिक में ही करेक्ट होगा, अधिकारिता एवं समाज क्रम व्यवस्था अभिन्यास के द्वारा। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पाठ
को क्या बता रहा है यहाँ पे, पाठ प्रदान करने का तरीका पूछा जा रहा है इसमें। देख कौन सा तरीका सही है। फर्स्ट ऑप्शन दिया उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलन करना। सेकंड ऑप्शन दिया है सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना। एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया बिना चर्चा के सीधे जवाब बता देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए 7वें क्वेश्चन में इसमें जो पूछा है लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों ने अधिगम को पाठ प्रदान करने का जो सही तरीका बताया है, उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर संकेत एवं और इशारा देना है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर क्या करेंगे, संकेत देंगे, फिर इशारा करेंगे। तो वाइगोस्की ने अपने समीपस्थ विकास सिद्धांत के द्वारा स्केप फोल्डिंग, सहारा देना है फिर पाठ देने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। किसकी फ्रेंड, सहारा देना है फिर पाठ देने की ज़रूरत की बात की है। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने कहा है ना, ज़रूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देने की, तो ये फ्रेंड्स आपका इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको बताया था जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, कोहलबर्ग, ये सभी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एक और है, 4 लोगों से काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए हम 8th क्वेश्चन नंबर है, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया है। तो देखिए जो लेव वाइगोस्की का फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कंठस्थ स्मरण पर अत्यधिक जोर देना, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत पाठ्यक्रम या फिर परीक्षा केंद्रित शिक्षा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो सचिन सर हैं उन्होंने बताया है कंठस्थ जो होता है ये आपका निगेटिव वर्ड है। ठीक है, मानकीकृत क्या है, निगेटिव वर्ड है आपका, परीक्षा केंद्रित निगेटिव वर्ड है, हर जगह आपको बाल केंद्रित करना है। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स है सहयोगात्मक अधिगम, ये आपका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ 8वें क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि जो लेव वाइगोस्की इन्होंने सहयोगात्मक, ठीक है, बच्चों की हेल्प करने की बात कही, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, शिक्षार्थी अपने वयस्क साथी या अध्यापक के सहयोग से जानकारी एकत्र करते हैं और फिर उसी जानकारी का उपयोग करके क्या करते हैं, अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनसे या फिर अध्यापक के सहयोग से क्या करते हैं, जानकारी को इकट्ठा करते हैं और फिर सभी जो जानकारी इकट्ठा हो जाती है फिर उन जानकारी के साथ उपयोग करके क्या करते हैं, अपने कार्यों को निर्देशित करने का कार्य करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसको अधिगमकर्ताओं को, लर्निंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान को निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, या फिर ज्ञान निर्माण के सक्रिय भागीदारी के रूप में, या फिर केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम, या फिर स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसमें देखिए जो निष्क्रिय है यहाँ पे आपका निगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा है, केवल है आपको निगेटिव वर्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स 2 तो आपका यहाँ पे अनकरेक्ट हो गया। अब आपका बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन एंड सेकंड आंसर। फोर्थ में दिया है स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण से असक्षम। तो फ्रेंड्स यहाँ असक्षम नहीं होगा, प्रसंस्करण से क्या होगा, सक्षम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी आपका निगेटिव हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा सेकंड ऑप्शन जो होता है आपका करेक्ट होता है, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में वो करना। ठीक है, तो नॉलेज को क्या कर रहा है, ये एक्टिविटी के द्वारा क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में जो अधिगमकर्ता होते हैं उसको समझा जाता है। और एक अमेरिकी दार्शनिक जॉन डीवी ने प्रगतिशील शिक्षा की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, प्रायोगिक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम पर जो है बल दिया गया है, जिसमें छात्रों को उनके वातावरण को अपनाने और सीखने के लिए परस्पर क्रिया करनी चाहिए। ठीक है, और फिर क्या होगा, प्रगतिशील शिक्षा जो है दर्शन में बताया गया है कि शिक्षकों को बच्चों को रटने पर निर्भर होने के बजाय कैसे सोचना है यह सिखाया जाए। ठीक है, रोट लर्निंग जो है वो भी आपका निगेटिव वर्ड है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 10वां है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या किस बात की कह रही है, यहाँ पे वस्तु के मानसिक चित्रण की। ठीक है, मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है, यहाँ पे मानसिक चित्रण और उसको परिवर्तन करने में बहुत कुशल है। तो हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत जो बताया है, उस बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत वह किस प्रकार की बुद्धि को दर्शा रही है।
भाषाई बुद्धि को, या फिर संगीतीय बुद्धि को, या फिर स्थानिक बुद्धि, फिर अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो रजनी है, रजनी जो देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उसके अनुसार जो स्पेटिकल जो होता है आपका स्थानिक बुद्धि दर्शाती है। ठीक है, स्थानिक बुद्धि बहुबुद्धि के सिद्धांत का एक क्षेत्र है जो स्थानीय निर्णय और मन की आँखों से संकल्पना करने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है, मन की संकल्पना करने से सक्षम है। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं। आप लोग बोरिंग नहीं ना हो रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए अब यही टाइम रहेगा आपको PYQ क्वेश्चन आंसर रिवीजन करने की, क्योंकि अब क्या है, आपका एग्ज़ाम सामने आ गया है। 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा आप केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी करें या फिर सेकेंड पेपर की, क्योंकि जो CDP होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, फर्स्ट के लिए भी और सेकेंड के लिए भी। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग तैयारी कर रहे हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो उस हिसाब से मैं आपकी क्लास जो है वो करूँगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दिया, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पे मौखिकरण, मतलब यहाँ पे मौखिकरण की बात हो रही है। मौखिकरण जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब ढूंढना है, तो उसको अक्सर किस चीज़ में मदद करता है? तो यह कथन किसको दर्शाता है? भाषा और संज्ञान संबंधित नहीं है। जैविक परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है, या फिर भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, या फिर भाषाई अभिव्यक्ति के हस्तक्षेप से संज्ञान में देरी आ जाती है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 11वां क्वेश्चन में फ्रेंड्स देखिए, 11वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है अपने विचारों का जो मौखिकरण किया जाता है जेम्स को दिए गए सवालों का जवाब जो है ढूंढने के लिए अक्सर मदद करता है। यह जो कथन है यह दर्शाता है कि भाषा जो है संज्ञान को सुसाधित करती है। ठीक है, भाषा क्या करती है? ज्ञान को क्या करेगी? सुसाधित करेगी। और लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है प्राप्त करके बच्चे अपने मानसिक कार्यों को संशोधित भी करते हैं। और वाइगोस्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भाषा के जो प्रभाव होते हैं, प्रभाव पर क्या किया गया है? बल दिया गया है। और उनके अनुसार जो भाषा होती है, भाषा उच्च मानसिक कार्यों के विकास को सुसाधित करती है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका है वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहेगा, भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे 12वां क्वेश्चन नंबर के, जेंडर क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, जेंडर मैंने आपको ये भी बताया है, जेंडर पूरा चैप्टर मैंने आपको कराया है। तो एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, गर्भाधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है। नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन आपका, एक जन्मजात जैविक गुण है। फोर्थ ऑप्शन है, सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड, जेंडर क्या है? जेंडर एक लिंग है जिसको एक ऐसी अस्मिता है जो कि सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति प्राप्त करती है, जहाँ पर विभिन्न कार्यों को एक ऐसी विशेष लिंग से जोड़ देना सामान्य यह माना जाता है कि घर के सभी कार्य जो हैं वो महिलाएं करेंगी, जबकि जो बाहर के कार्य है वो कौन करेंगे? पुरुष करेंगे। क्योंकि पुरुष क्या होते हैं? पुरुष मजबूत होते हैं, और लड़कियां क्या होती हैं? वो असहाय होती हैं। तो उस कार्य को पुरुष नहीं कर सकते हैं, पर घर के जो बाहर का कार्य है वो केवल पुरुष करेंगे। और लड़कियाँ क्या करेंगी? लड़कियाँ घर के कार्य करेंगी, महिलाएँ बाहर के काम नहीं कर सकती हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है ये जेंडर की रूढ़िवादिता धारणाएँ हैं जो सामाजिक संरचना द्वारा आकृतियाँ प्राप्त करती हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा आपके यहाँ आसपास पड़ोस में बात होती है कि जो लड़कियां हैं वो पिंक कलर पहनेंगी, लड़के जो हैं वो क्या करेंगे? वो ब्लू कलर पसंद करते हैं, ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो ये जो क्या है ये जेंडर वाइज है। ओके, तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन करेगा। ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृतियाँ प्राप्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विभिन्न सामाजिक, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रेंड्स क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन है सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट कहा गया सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है? अनावश्यक प्रतिस्पर्धा होती है।
फोर्थ कह रहा है गलत है, क्योंकि यह बच्चों को भ्रमित कर सकता है और वे खोया हुआ महसूस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम बात करते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन में इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से क्या होगा, सभी छात्रों के सीखने के जो अनुभव होंगे उसमें समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है कि क्योंकि बच्चे जो हैं अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। जब वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में अपने साथियों से मिलेंगे, तो अपने कई अलग अलग तरह के अलग अलग बच्चे आते हैं स्कूल में, सब एक दूसरे से क्या करते हैं, पृथक पृथक चीज़ें सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया संदर्भित होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, मानदंड होना चाहिए, अध्यापक बहुमुखी होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि मानकीकृत गलत होगा, मानदंड गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे मानदंड जो आपको दिख जाए सब यही आपका क्या होता है, निगेटिव वर्ड है। मानकीकृत क्या आपका निगेटिव वर्ड है। अध्यापक अभिमुखी जो है ये क्या है, अध्यापक नहीं, यहाँ पे आपका अगर चाइल्ड सेंटर्ड होता तो आपका वहाँ पे करेक्ट होता। ठीक है, अध्यापक अभिमुखी नहीं होगा, अनकरेक्ट है। तो इसमें आपका संदर्भित फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि जो अधिगम के लिए क्या होता है, मूल्यांकन जो है संदर्भित होना चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन से पता चलता है कि सीखने वाला जो है, सीखने वालों के द्वारा महारत के वांछित स्तर को प्राप्त किया गया है या फिर नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 क्वेश्चन नंबर, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति है जो विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। तो फ्रेंड्स इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दिया गया है, बड़े बड़े गद्य कंठस्थ याद करने के लिए देना। सेकंड ऑप्शन है किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीकों को प्रोत्साहित करना। प्रकार, थर्ड ऑप्शन दिया प्रकार स्थिरता को पुरस्कृत करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका कंठस्थ की बात करें, रोट लर्निंग की बात हो रही, तो यहाँ पे ये अनकरेक्ट हो जाएगा। पहले आपको निगेटिव वर्ड दिख गया। सेकंड में आपको देखिए यहाँ पे किसी समस्या को दर्शाने के लिए अभिसारी तरीके को, यहाँ पे अभिसारी नहीं होगा, अपसारी चिंतन होगा। तो ये भी आपका यहाँ पे देखिए निगेटिव वर्ड देखने को मिल गया है। यहाँ पर क्या करा, पुरस्कृत की बात हो रही, पुरस्कृत भी जो है आपका ये निगेटिव वर्ड है। ओके, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि पुरस्कृत करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिनके लिए नवचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन नंबर है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अन्वय पाठ्यक्रम, सेकंड है परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र, थर्ड ऑप्शन है उचित समायोजन, या फिर फोर्थ ऑप्शन है अगम्य दुर्गम इमारती संरचना। तो 16वें क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अनगम जो यहाँ पे दिया गया है, अनगम्य पाठ्यक्रम जो है ये भी आपका अनकरेक्ट रहेगा। इमारतों से बच्चों के जो पढ़ाई है, जो उनका समावेशन है, उससे क्या रिलेटेड, कुछ भी नहीं, तो ये भी आपका अनकरेक्ट हो गया। परीक्षा केंद्रित में मैं आपको पहले बता दी, जो परीक्षा केंद्रित होगा वो क्या होगा, आपका निगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पे आपका उचित समायोजन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि वो जो वंचित वर्ग से संबंधित बच्चे होंगे, विद्यार्थी होंगे, उनके जो सफल समावेशन हेतु जो उचित समायोजन जरूरी है। क्या जरूरी, उचित समझ, क्योंकि उचित समायोजन एक ऐसा विचार होता है जो समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तथा जो वंचित वर्ग के जो वयस्कों को समान अधिकार देते हुए उन्हें अधिकार प्रदान करते हैं और सक्षम बनाते हैं, और वंचित वर्गों से जो संबंधित जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको भेदभाव से रोका जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेश की विचारधारा आधारित है। तो देखिए जो समावेश की विचारधारा है किस पे आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समता पे, सेकंड समानता पे, थर्ड है अलगाव पे, एंड फोर्थ है पक्षपात पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समावेशन की बात हो रही है। तो समावेशन में क्या होता है, समता के सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित होती है। ठीक है, किस पे फ्रेंड्स, समता पर, सबको एक समान अधिकार दिया जाए। ठीक है, समता का सिद्धांत जो होता है समावेशी शिक्षा का मुख्य गुण है, जहाँ सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सभी को एक प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, सभी को एक समान बैठने की व्यवस्था दी जाएगी, सभी को एक समान शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, समता का अधिकार। ओके,
समावेशन जो भी है फ्रेंड्स, समावेशी जो है वो मैंने आपको पूरा करा दिया है समावेशन के बारे में, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपका 18 क्वेश्चन नंबर आ गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। सभी क्वेश्चन आंसर में आपका कितना क्वेश्चन आंसर करेक्ट है, कितना अनकरेक्ट है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आपको 18 क्वेश्चन नंबर बताते हैं। अवधान न्यूनता अंतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थी में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च स्तरीय तौर से व्यवस्थित होना, सेकंड ऑप्शन है बहुत सचेत होना, थर्ड ऑप्शन लंबे निर्देशित को सुनते समय धैर्यवान रहना, फिर फोर्थ ऑप्शन है आकुल होना। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या बात कह रहा है 18 क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जो अवधान होता है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील जो होते विकार से जूझते विद्यार्थियों को साधारणतः आकुल होने जैसे अभिलक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। आकुल होने का मतलब ये होता है, आकुल का अर्थ ये होता है जो स्थिर न रहते हुए चंचलता पूर्वक काम करें, ठीक है, उनके अंदर चलचल चित्र वाला हो, उसे क्या कहा जाएगा? चंचल वाले बच्चे, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसमें आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आकुल होना, ठीक है। जो बच्चे आकुल होते हैं वो क्या करेंगे, कोई भी अवधान होगा न्यूनता अंतिक्रियाशील जो शीलता विकार से जूझते होंगे विद्यार्थी, वो क्या करेंगे, उनके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। वो बच्चे क्या चंचलशील प्रभाव के होते हैं, वो हमेशा अपनी चंचलता दिखाते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए आगे यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी से क्वेश्चन आंसर, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है, ठीक है। वे कार्य जो समझने में काफ़ी समय लेते हैं, गलत। सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी वाले होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, करेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट है वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञात्मक विकास में पिछड़े होते हैं, गलत फ्रेंड्स, पिछड़े नहीं होंगे, वो आगे होंगे, ठीक है। अपने सहपाठियों के मुकाबले जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आगे होते हैं। नेक्स्ट उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं उनको विषय वस्तु समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कोई भी चीज़ पढ़ने लिखने में हर एक चीज़ में आगे होंगे। और वे अपने कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी समय नहीं कम समय लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो इसमें आपका वे नवीन और मूल विचार सूझते हैं, इसमें आपका ये आंसर करेक्ट होगा, सेकंड वाला। ओके, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका जो है सदुपयोग करती है? फर्स्ट है व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, सेकंड है सामाजिक परिस्थितियों का सही विवेचन, थर्ड ऑप्शन है संज्ञानात्मक नमनीयता, फोर्थ ऑप्शन है अपनी भावनाओं का सटीक संप्रेषण। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन नंबर जो है इसमें जो समानता स्वलीनता की बात हो रही है, ठीक है। तो जो समानता स्वलीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करते हैं, ठीक है। फिर भी जो स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी होते हैं उसमें व्यापक तथ्यात्मक जानकारी के प्रतिधारणा के जो होते हैं, प्रतिधारणा करने की जो सामर्थ्य होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं अध्यापिका सदुपयोग कर सकती हैं। और ऑटिज्म में एक विकास संबंधी समस्या है जिससे पीड़ित कोई भी व्यक्ति जो होते हैं उनको बातचीत करने में, पढ़ने लिखने में और समाज से मेल जोल बनाने में क्या होता है, ऑटिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। जो ऑटिज्म होता है एक प्रकार का, उससे क्या होगा, बच्चे को पढ़ने लिखने में, समाज में बोलचाल में परेशानी आती है। और डायग्नोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस और इंटरवेंशन में ट्रीटमेंट सर्विसेज की सहायता से जो स्वालीनता विकार से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनको सामाजिक व्यवहार और नए कौशल सीखने में सहायता मिलती है, ठीक है, जिससे वे अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यापक और तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, 21 क्वेश्चन नंबर है, विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बात हो रही है अधिगम को बढ़ावा देने की, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड ऑप्शन दिया है व्यवहार के अनुकूलन के लिए। फोर्थ ऑप्शन दिया है पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन आपका है दिया गया है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कंठस्थ करना। तो कंठस्थ फ्रेंड्स मैंने आपको हमेशा बताया है ये क्या है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, ओके।
नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्यवहार के अनुकूलन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्यवहार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिगम को प्रभावशाली बढ़ाने के लिए बात हो रही है, ठीक है, अधिगम को बढ़ावा देने की बात हो रही है, ठीक है, ना कि यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन लाने की। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाने के लिए। तो इसमें से फ्रेंड्स जो आपका ऑप्शन यहाँ है पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भों से जोड़ने के लिए, ठीक है। बच्चों जो अपने विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण जो अधिगम होता है उसको बढ़ावा देने के लिए, विद्यार्थियों में प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को पाठ्य सामग्री को जो है वास्तविक जीवन के संदर्भों से जोड़ करके उनको पढ़ाने के लिए बल देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, छात्रों को जो विषय वस्तु को सही प्रकार से समझने में सहायता मिलती है तथा जो वास्तविक जीवन में इसका लाभ होता है उनको, ठीक है। तो इसमें आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसमें जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन को योग्यता को कमतर आंकता है। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन है खोजी अधिगम, सेकंड ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, थर्ड ऑप्शन है सहज अनुमान लगाना एंड फोर्थ ऑप्शन है निष्क्रिय नकल। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? निम्न में उपागम की बात हो रही है, ठीक है। उपागम के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे जो निष्क्रिय नकल होता है उसमें उपागम जो होते हैं विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को क्या होगा, निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचाना चाहिए, क्योंकि जबकि खोजी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम और सहज एवं करके सीखने का जो उपागम होता है वो विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन करने की योग्यता में क्या करता है, विकास में सहायता होती है, ठीक है। जबकि जो अगर बच्चे निष्क्रिय नकल करेंगे तो उनकी जो पढ़ाई में होगा तो पढ़ाई में तेज होंगे, कमतर होंगे ना। तो इसका जो कमतर का जो आंसर है निष्क्रिय नकल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और तर्क पे, ठीक है। क्या दिया गया है, किसी नए संप्राप्त को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, ठीक है। और तर्क इसका क्या कह रहा है कि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है, ठीक है। अधिगम क्या अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया गया है ए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, या फिर आर सही है ए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है आर ए सही है फिर आर गलत है, और फोर्थ ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो फर्स्ट कथन क्या कह रहा है और तर्क क्या कह रहा है दोनों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर बताइए, ठीक है। 23वां क्वेश्चन नंबर जो है इसमें ए जो है सही है, किंतु आर क्या कर रहा है, आर गलत। अगर बच्चों को पूर्व ज्ञान को हम एक्टिव नहीं करेंगे तो उनको नए ज्ञान को उसको कैसे जोड़ा जाएगा, पूर्व ज्ञान को ही नए ज्ञान से जोड़ा जाता है ना। तो पूर्व ज्ञान जब एक्टिव रहेगा तभी ना नए ज्ञान को बच्चों को जोड़ के हम अच्छे से आगे उनको समझा सकेंगे। नेक्स्ट बात कर रहा है जो अधिगम को प्रभावशाली होता है, अधिगम जो है अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होगा, ए सही होगा, परंतु क्या होगा आर जो है आपका गलत होगा, ठीक है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, सही होगा। और किंतु क्या है कि किसी नए संप्रांत को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, यह कथन सत्य है। जबकि जो अधिगम है अधिक तब बिल्कुल भी नहीं होता है जब प्रभावशाली होता है, ठीक है। जब विषय वस्तु को जानकारी से असंबंधित खंडों से प्रस्तुत किया जाता है तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24 क्वेश्चन नंबर। 24 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है आपका यहाँ पे कि अधिगम की प्रकृति डैश और डैश है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है अधिगम की प्रकृति। तो अधिगम फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया है सक्रिय एवं सामाजिक, सेकंड ऑप्शन दिया निष्क्रिय एवं सामाजिक, थर्ड ऑप्शन दिया सक्रिय एवं व्यक्तित्व एंड फोर्थ ऑप्शन दिया निष्क्रिय एवं व्यक्तिगत। तो अधिगम क्या है, प्रकृति और डैश में क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अधिगम होती है, अधिगम की जो प्रकृति होती है सक्रिय होती है और सामाजिक होती है, ठीक है। सक्रिय होगी और सामाजिक होगी, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा, क्योंकि क्या होता है अधिगम की एक प्रकृति जो है ये सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि सामाजिक जो है अधिगम और अधिगम से संबंधित एक सिद्धांत है। दूसरे लोगों के व्यवहार को देखकर उसे सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है, जबकि सामाजिक अधिगम जो है वह व्यक्तिगत अधिगम या समूह अधिगम की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर होता है।
इसके द्वारा ही अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता है। तो इसमें फ्रेंड्स जो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। सक्रिय रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, उसके बाद ही क्या होगा, सोशलाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, यहाँ पे है निम्न में से कौन सी युक्ति समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्मृति सहायक विधियाँ, सेकंड है अन्वेषण, थर्ड है आपका प्रकार्यात्मक स्थिरता एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कलन विधि। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है समस्या समाधान के लिए, ठीक है, तो कौन सी युक्ति इसमें सही रहेगी। तो समस्या समाधान के लिए फ्रेंड्स इसमें देखिए ये जो आपका प्रकारात्मक स्थिरता है ये आपका अनकरेक्ट रहेगा, ठीक है, इसमें आपका ये अनकरेक्ट रहेगा सी वाला। स्मृति सहायक जो विधियाँ होती है वो अन्वेषण होती है, और कलन विधि ऐसी युक्तियाँ होती है जो समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली होती हैं। समस्या समाधान एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली है जिसके द्वारा शिक्षक तथा छात्र किसी महत्वपूर्ण शैक्षिक कठिनाई के समाधान अथवा निवारण हेतु प्रयत्न करते हैं तथा छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दूसरे शब्दों में है दो या दो से अधिक सीखे गए प्रत्येक को उच्च स्तरीय अधिनियम के रूप में विकसित किया जा सकता है, उसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्मृति सहायक विधियाँ होगी, अन्वेषण हो गया और आपका कलन विधि हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर की। 26 क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो। सेकंड दिया गया है तर्क इसमें कि भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो अजर्सन आपका दिया गया नीचे, फर्स्ट सही ए सही है, आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। फिर सेकंड दिया है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका दिया है कि ए और आर दोनों गलत है, फिर ए और आर दोनों सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो आपका ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ओके, आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। भ्रांतियाँ जो होती हैं विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती हैं जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जो एक अध्यापिका होती हैं वो विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं, चाहे वे विचार भ्रांतियाँ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़े फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपका दिया है संवेगों और संज्ञान के संदर्भों में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशल को बेहतर करती है। सेकंड दिया है संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट दिया है निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने को अभिप्रेरित करती है। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए अभिप्रेरित करती है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा 27 क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स जो संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में यहाँ पे बात कही गई है, इसमें जो संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है, ना कि वो समस्या समाधान में। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके आंसर दिए निराशा अधिगमकर्ता में भी नहीं होगा, ना ही शर्मिंदगी में, ठीक है। वो क्या करेगा, संतुलित उत्साह को भागीदारी और अधिगम को बढ़ावा देता है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। फर्स्ट है महारथी उन्मुखी के लिए, प्रदर्शन उन्मुखी के लिए, फिर सफलता के लिए, फिर असफलता स्वीकृत के लिए। बच्चों को जो है किसके लिए उनको लक्ष्य निर्धारित करने के लिए वो करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें जो 28 क्वेश्चन है आपका, तो बच्चों को कोई भी विद्यार्थी है उनको महारत उन्मुखी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये जो है लक्ष्य क्षमता के मानक स्तर को प्राप्त करने पर केंद्रित है, क्योंकि ये जो है यह मुख्य ध्यान आत्म सुधार एवं किसी कार्य पर महारत हासिल करने पर होता है। इस लक्ष्य को नए कौशल में महारत हासिल करने में बढ़ी हुई समझ प्राप्त करने और क्षमता में सुधार और केंद्रित करने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें ये जो महारत हासिल करने के बारे में, तो छात्र सफलता को सुधार और अधिगम के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका जो है महारत के लिए, कोई बच्चे अगर महारत हासिल करने के लिए पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो आप अगर उसको महारत हासिल करने के लिए पढ़ेंगे कि मैं 145-40 नंबर लेके आऊँगी, तो क्या होगा,
उसमें मेरी आप लोग सोचेंगे कि उसमें आपकी फ़ोटो छपेगी पेपर में, आपका नाम होगा, आप टीवी पर आएंगे, ठीक है। और तो ऐसा करेंगे तो आपको महारत हासिल करने के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ना कि आप प्रदर्शन करने के लिए। अगर आप प्रदर्शन के लिए पढ़ेंगे तो आप आंतरिक रूप से आप प्रेरित नहीं हैं, ठीक है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका है, डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि डैश नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है विचार वे संकल्पना मानचित्र, या फिर निष्क्रिय नकल अनुसंधान, या फिर चर्चा समालोचनात्मक चित्रण, या फिर स्कीमा संक्रियात्मक अधिगम आसक्ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है विचार वे संकल्पना मानचित्रण, सेकंड ऑप्शन दिया है निष्क्रिय नकल अनुसंधान, थर्ड ऑप्शन दिया है चर्चा समालोचनात्मक चिंतन, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका स्कीमा संक्रियात्मक अधिगम आसक्ता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे जो सकारात्मक होता है ना, वो क्या होता है, तो देखिए स्कीमा जो होता है, स्कीमा जो है वो है आपका एक्टिव अधिगम है, ठीक है। और एक्टिव अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, सक्रिय रूप से, जबकि जो अधिगम है वो आसक्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? फर्स्ट है आपका परीक्षा केंद्रित, सेकंड है आपका अधिगमकर्ता, थर्ड है आपका अध्यापक केंद्रित, एंड फोर्थ है आपका बहिष्कार केंद्रित। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है, जबकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर बल देने की बात करती है, ताकि जो बच्चे जो हैं अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। तो इसमें आपका फ्रेंड्स जो आपका थर्ड ऑप्शन अधिगम केंद्रित ये आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। परीक्षा केंद्रित जो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था निगेटिव वर्ड है, अध्यापक केंद्रित निगेटिव वर्ड है, और ये बहिष्कार क्या होता है फ्रेंड्स? बहिष्कार आपका निगेटिव ही होगा, ठीक है। इसमें अधिगम आपका लर्निंग जो है आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, लर्निंग सेंटर्ड रहेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। कोई भी त्रुटि हो फ्रेंड्स उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, मैं सोचती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। यहाँ तक आप लोग 30 क्वेश्चन आज आपने किया है, यहाँ से फ्रेंड्स पक्का है कम से कम आपके 2 या 3 क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे। जितना क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कराया है, 30 में से फ्रेंड्स आपको जरूर इसमें से क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा कुछ। मैं आपको नेक्स्ट भी आपको कराऊंगी CDP के क्वेश्चन आंसर, EVS के कराऊंगी, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को किसकी PYQ क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सारे क्वेश्चन आंसर के फ्रेंड्स मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी।